गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दिलकेश आपका धृति क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो रेगुलर कोर्सेज होते हैं उसमें हम लोग आज एक कोर्स को लेकर चलेंगे और प्रतिदिन संध्या 7 बजे मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा और आप पूरा एक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से है और इसको पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। तो संध्या 7 बजे ये वीडियो आपको हर दिन उपलब्ध होगा, तो इसे आप फॉलो करें। और पिछला वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट ऑलवेज़ उपलब्ध कराते रहें। और जो बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी आदि की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए संध्या 8 बजे से 25 क्वेश्चंस का सेट प्रतिदिन हम विथ एक्सप्लेनेशन के साथ ला रहे हैं। अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, और संविधान से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। संविधान की शुरुआत जो है वो हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश कंपनी भारत में पहली बार आगमन हुआ ब्रिटिश कंपनी का, तो माना जाता है कि वो 16वीं शताब्दी में वो भारत आती है। उस समय ब्रिटेन की जो महारानी हैं एलिजाबेथ प्रथम, उनसे अधिकार पत्र लेकर के ये जो कंपनी है ब्रिटिश कंपनी वो व्यापार की दृष्टि से भारत आती है और व्यापार करते करते वो राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाती है। इसमें एक प्रमुख युद्ध का नाम आएगा। जब भी हम लोग संविधान के बारे में चर्चा करते हैं तो संविधान में जो प्रमुख बातें आएंगी उससे इसके बनने की क्रिया या संविधान बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ जो है वो स्टार्टअप जो होगा वो होगा 1764 का बक्सर युद्ध। 1764 का जब बक्सर युद्ध होता है तो यहाँ पे जो ब्रिटिश कंपनी है वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी प्राप्त कर लेती है। दीवानी कहने का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन, ये उनको प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद जब इनको अधिकार प्राप्त हो जाता है तो अधिकार में कुछ परिवर्तन लाने के लिए वो कुछ नियम बनाते हैं और नियम में हम लोग देखते हैं सबसे पहले उसी दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले जब हम जिक्र करेंगे तो वो आता है, सबसे पहला अमेंडमेंट जो था कंपनी के द्वारा वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, ये जब नियम आया, इस एक्ट को लाया गया तो इस एक्ट में क्या किया गया कि दैट टाइम 3 प्रेसिडेंसियां थी। एक था कलकत्ता, बंबई और मद्रास, और इन तीनों में स्वतंत्र गवर्नर थे। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि इन दोनों के गवर्नर को कलकत्ता के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि ये जो गवर्नर थे बंबई और मद्रास के, अब स्वतंत्र अपने हिसाब से या स्वतंत्र तरीके से कोई भी ऐलान नहीं कर सकते थे बिना किसके पूछे, कलकत्ता के गवर्नर्स के। तो अब कलकत्ता के गवर्नर के जब अधीन ये हो गए तो अब कलकत्ता या बंगाल कह सकते हैं, तो बंगाल, तो अब इन दोनों गवर्नरों को इनके अधीन कर दिया गया। अब यहां पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस एक्ट का एक प्रमुख बात यह निकल करके आया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस एक्ट में देखिएगा, अब यहां पे चूंकि क्वेश्चन और बनता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो यहां पे जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप प्रथम गवर्नर जनरल जो बोलिएगा उनका नाम आएगा वारेन हेस्टिंग।
वारेन हेस्टिंग, ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। अच्छा, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में, इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये दो तीन बातें जो है इस एक्ट से निकल करके आती हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस एक्ट में क्या हुआ कि दो जो बंबई और मद्रास के स्वतंत्र गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। और इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट के तहत एक और काम किया गया कि 4 सदस्यीय कमेटी की व्यवस्था की गई जो इस गवर्नर जनरल की मदद कर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जैसे कोई भी एक्ट आता है तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां हो, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। उस कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम या सेटलमेंट एक्ट कहते हैं जो 1781 ईस्वी में आया, तो इसको आप सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी याद रख सकते हैं, 1781 का। तो 1781 जो बेसिकली आया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी थी उसी को पूरा करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था 1781 में। तो इसको आप एक फॉर्म में याद रख सकते हैं, सेटलमेंट एक्ट का। सेटलमेंट एक्ट कब आया? तो 1781 में। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पहले तो नाम यही पूछेगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784। ये जब एक्ट आया ना तो इसमें आप जानते हैं कि जब पहली बार ब्रिटिश कंपनी यहाँ आई थी तो व्यापार करने आई थी, तो व्यापार करने आई थी तो उसके पास व्यापारिक अधिकार था। लेकिन वो 65 के युद्ध में क्या हुआ कि वो अधिकार अब राजनीतिक रूप में बदल गया। तो अब यहाँ पे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 2 बॉडी का निर्माण किया गया। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये 2 गठन किया गया। बेसिकली ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये व्यापारियों के लिए था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था वो राजनीतिक मामलों के लिए था। तो यहाँ पे आप 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आपने देखा कि उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जब गठन होगा तो गठन होने के उपरांत उसमें कर्मचारी लोग काम करेंगे क्योंकि बोर्ड का गठन हुआ है। और उसी अधिनियम के तहत जो कंपनी का अधिकार क्षेत्र था उसी समय से यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही कंपनी के अधिकार क्षेत्र को ब्रिटिश का अधिकार क्षेत्र कहा जाने लगा। उसी में जब आगे हम लोग देखते हैं 84 के बाद तो 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसमें जो कर्मचारी काम करने वाले थे जब गठन हुआ तो उनके वेतन की व्यवस्था उस समय ब्रिटेन से थी। लेकिन 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत जो कर्मचारी लोग थे कर्मचारी लोगों के वेतन की व्यवस्था भारतीय राजस्व में से कर दिया गया। तो आप 1793 के चार्टर अधिनियम में ये देख सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो कर्मचारी थे पहले वेतन की व्यवस्था जो थी वो ब्रिटेन से थी, लेकिन इस अधिनियम के तहत इनके वेतन की जो व्यवस्था हो गई अब भारतीय राजस्व में से कर दिया गया। तो यही पॉइंट आपका है
कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था भारतीय राजस्व में से किया गया। तो ये आप याद रखिएगा 1793 का चार्टर अधिनियम। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो 20 वर्षों का अंतराल है। बेसिकली जो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो कंपनी एक्ट जब पढ़िएगा तो उसमें ऑलवेज आप देखिएगा कि उसमें 20-20 वर्ष का अंतराल मिलेगा। तो आप एक्ट को उसी तरह से याद रखिएगा। अब यहाँ से 20 वर्ष आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो वो आएगा 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। और आगे जब बढ़ेंगे तो चूंकि इस अधिनियम के तहत तो व्यवस्था कर दिया गया, लेकिन जैसे ही 1813 का चार्टर अधिनियम आता है तो कंपनी के अलावा जो ब्रिटिश लोग थे वो भी भारत में व्यापार करना चाहते थे। तो वहाँ से और ब्रिटिश लोगों को भी यहाँ पे व्यापार के लिए रास्ता खोल दिया गया, कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत अब कोई भी ब्रिटिश लोग आकर भारत में व्यापार कर सकता था, जबकि इस एक्ट के पहले केवल कंपनी का क्षेत्राधिकार था। तो इस एक्ट के तहत उनको अधिकार मिल गया। इस एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी अगर अपना क्षेत्र विस्तार कर रखी है तो एकाएक उसके क्षेत्र को सीमित भी नहीं किया जा सकता था। तो कंपनी ने उस समय अपने क्षेत्राधिकार को बनाए रखने के लिए बोला समय सीमा चाहिए। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन के महारानी या महाराजा जो भी थे दैट टाइम, उन्होंने इसको 20 वर्षों के लिए ग्रांट कर दिया, यानी इसके समय को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी अब 20 वर्षों तक एकाधिकार था। एकाधिकार भी किस क्षेत्र पर था? तो एकाधिकार जो था वो चाय के उत्पादन पर था इसका। यानी चाय के लिए कौन एकाधिकार क्षेत्र में आ रहा था? तो कंपनी आ रही थी। चीन के लिए भी एकाधिकार इसको खोल दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1800 चार्टर अधिनियम के तहत जो किया गया वो कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही भारत में ईसाई मिशनरियों का अपने धर्म प्रचार के लिए आगमन हो जाता है और भारत में उनको काफ़ी छूट मिलती है और वो काफ़ी क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इसी के आगे जब आप बढ़ेंगे तो 20 वर्ष, हमने बोला है कि जब भी कंपनी एक्ट पढ़िएगा तो उसमें 20-20 वर्ष का अंतराल है। तो आप देखिएगा 1833 का चार्टर अधिनियम, और इस अधिनियम से जाना जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये एक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया ना, इसकी प्रमुख विशेषताएं ये थी कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं कि इस एक्ट के तहत, यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह पहला पॉइंट होता है इस एक्ट के तहत। इसी में, इस एक्ट में दूसरा पॉइंट जो आप याद रखिएगा वो याद है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो आप इसमें जो बेसिक्स पॉइंट्स है इस एक्ट के तहत आप याद रख सकते हैं। बंगाल के भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ, और यहीं पे नाम चेंजिंग हुआ। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसी एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही जो 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ा था, एक अधिकार जो बढ़ा था, उसको इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और केवल वो प्रशासनिक अधिकार उसके पास सीमित रह गया। जब आगे हम लोग देखते हैं 1833 के बाद, तो 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो कंपनी में नामजद लोग थे जो सेवा देते थे, उनमें वंशानुगत था, माने जो पिता कर रहा है उसी का बच्चा उसमें वर्क कर सकता था। तो 1853 के जो चार्टर अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत कंपनी में कार्य करने वाले लोगों के लिए एक खुली प्रतियोगिता
परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। या आप कह सकते हैं कि पहली बार भारत में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट के तहत किया गया? तो एक्ट का नाम है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत हमने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा आधार बनाया गया। जो कंपनी में कार्यरत थे या कार्य करना चाहते थे, उससे पहले नामजदगी का सिद्धांत था। तो इसमें जो बेसिक्स पॉइंट याद रखना है कि भारत में प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत कब हुई? तो प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई थी 1853 के चार्टर अधिनियम से। इसमें जो पहला पॉइंट हमने लिखा उसी से संबंधित है कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत को समाप्त कर दिया है। नामजदगी कहने का मतलब है कि जिसके पिता होंगे, दादा होंगे, उन्हीं के परिवार के लोगों को उसमें काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसको अब इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। और एक अब तथा महत्वपूर्ण पदों पर क्या हो गया कि प्रतियोगी परीक्षा का आधार बनाया गया, और उस प्रतियोगी परीक्षा में जो लोग भी पास होते थे उनको उसमें सेवा का मौका दिया जाता था। तो ये मुख्य पॉइंट है कि प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत भारत में कब हुई? तो आप ये याद रख सकते हैं, चार्टर अधिनियम। और बेसिकली क्या है कि जो लोग काम करते थे, तो चूंकि यहाँ पे ब्रिटिश लोग थे तो उनकी भाषा जो थी वो अंग्रेजी थी। तो हमारे देश में उनको भाषा से लेकर कुछ समस्याएं थी। तो उस समस्या से निपटने के लिए भी उन्होंने 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले समिति का गठन किया, जो शिक्षा से संबंधित है। और यहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम बनाया गया वो अंग्रेजी बनाया गया। ये था कंपनी के अधीन। ये कंपनी के अधीन जितने भी अधिनियम बनाए गए, ये कंपनी के अधीन हुआ। और आपने इससे पहले वाला वीडियो जो मेरा देखा था 1857 की क्रांति, तो आपने उसमें भी बताया था कि 1857 की जब क्रांति होती है तो उस क्रांति के बाद जो सत्ता है, अभी तो प्रशासनिक व्यवस्था कंपनी देख ही रही थी, उसके दौरान, क्रांति के दौरान 1858 में ये जो सत्ता कंपनी चला रही है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल जाता है। और वहाँ से हम इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भारत शासन अधिनियम के रूप में पढ़ते हैं। तो आगे के क्लास में हम वो भारतीय या भारत कह सकते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम से हम लोग आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।